To everybody watching this video, today we have with us CA Dhara Dattani, a qualified chartered accountant by profession, working at the Reliance Industries, and a content creator on LinkedIn with over 17,000 people in her network. So, how are you feeling, Dhara? I'm good. How are you? I'm also good. So, without wasting any time, let's start with this podcast. So, first of all, when you started your CA journey, so did you ever feel कि CA was not meant for you, or मतलब, how did you even enter into the chartered accountancy course? ओके। थोड़ा मेरा अलग है कि मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद मेरे पास कॉमर्स किया है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास दो मेन ऑप्शन दिखते हैं, या तो एमबीए करो या तो सीए करो। जनरली दोनों में से एक ही चूज करते हैं, तो मेरा थोड़ा था कि मैं आईआईएम्स टारगेट करके एमबीए करूं। हम्म। बट एनी हाउ दैट नॉट वर्क आउट, तो मैंने सीए ले लिया। बट लेने से पहले थोड़ा मैं डर रही थी कि मेरे से होगा या नहीं होगा, कि मैं कैपेबल भी हूँ। तो मैं जब 12th के वेकेशन में ऐसे ही सीए की बुक उठा के, मतलब फाउंडेशन की बुक्स पढ़ती थी, देखती थी कि मेरे से क्रैक हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे स्टार्ट किया था। बट मेरी फैमिली में बहुत सारे सीए, लाइक मेरी एल्डर सिस्टर भी सीए है, जीजू भी सीए है, कजिन्स भी सीए कर रहे हैं। तो वाह। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, कि सब बोल रहे थे कि हो जाएगा तेरे से, तू कर लेगी, तो फिर इतना कोई इश्यू नहीं है। हम्म। फाइनल एक बार सिर्फ ऐसा लगा था कि मैं सीए नहीं करना है, मैं छोड़ देती हूँ ऐसा। हम्म। उसमें क्या था कि जब फाइनल्स के रीडिंग थे, तो 5 मंथ्स की मुझे रीडिंग लीव मिली थी, एंड मेरे लेक्चर्स बाकी थे। उस टाइम पे मैंने टारगेट रखा था कि मैं रोज 12 आवर्स करके कुछ भी करके मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करना है, आई विल डू इट। बट तब मेरी मोम की थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं रही थी, इमोशनली मैं डाउन हो गई थी, तो मैंने सोचा अब नहीं करना है, मैं स्किप कर रही हूँ, मुझे सीए नहीं करना है। एक तो हम्म। इतना सिलेबस बाकी था, लेक्चर्स बाकी है, 5 मंथ्स में एग्जाम है। बट फिर मेरी दी ने डांटा और समझा दिया, तो कर लिया ऐसा है। ओके। तो मतलब ओवरऑल सीए जर्नी सिर्फ फाइनल्स वाला जो टाइम था उसमें थोड़ा सा स्ट्रेसफुल थी। हाँ हाँ। तो सीए का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्टिकलशिप। सो व्हेन यू केम फॉर दैट आर्टिकलशिप थिंग, तो आपके मन में नहीं आया कि बिग फोर या बिग सिक्स में जाना है? व्हाई डिड यू गो फॉर अ मिड साइज फर्म? हाँ, मेरा थोड़ा ऐसा मानना था कि कोई हाँ। एक फील्ड में मुझे नहीं रहना है, ताकि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ कि मैं कौन सी फील्ड हम्म। में बेस्ट हूँ। हाँ। इसलिए मैंने मिड साइज चूज की। देखो, फर्क तो पड़ता है कि आप बिग फोर में काम करोगे तो बहुत सारा नेटवर्किंग होगा हम्म। आपका, मतलब कॉरपोरेट कल्चर भी मिलेगा। मिड साइज में थोड़ा कल्चर इस टाइप का नहीं होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल भी रहता है। हाँ। तो बेनिफिट्स होते हैं, पर दोनों के बेनिफिट्स हैं। मिड साइज में आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाते हो, सब फील्ड में काम किया है, आप चेंज भी कर सकते हो इजीली। कुछ राइट। आपको ऑडिट में नहीं जम रहा है, तो आप डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब कुछ हाँ। आप एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट। तो फर्म उसके अलावा अभी जैसे स्टूडेंट्स का बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं अभी मिड साइज फर्म से ही कर रही हूँ आर्टिकलशिप। तो मेरे साथ में भी काफी सारे आर्टिकल्स हैं, उनको रहता है कि मिड साइज फर्म सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, तो वो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं। मतलब आई डोंट नो कि पहले उतना नहीं था, बट अभी रिसेंट 2-3 ईयर्स में ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कल्चर बहुत ज्यादा ही मतलब कह सकते हैं चल गया है कि एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर इंडस्ट्रियल। तो उस पर आपका क्या टेक है? लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाना चाहिए? उससे क्या सच में बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं सीए बनने के बाद, या फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? हाँ, ये सब है ना, देखो आपके गोल्स पे ही डिपेंड है। अगर आपको कॉरपोरेट जॉब करनी है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो आप। क्योंकि हम्म। आप जो आर्टिकलशिप में कर रहे हो, और वहां जाके आपको जो पूरा अलग कल्चर मिलने वाला है, तो आपने हम्म। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी होगी, तो एक तो शॉर्ट लिस्टिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने उस टाइप की इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम किया हुआ है। और राइट। शायद उसी कंपनी में आपको करना है और वहां पे ट्रेनिंग मिल गई, तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। हाँ। अगर प्रैक्टिस करनी है या तो सीए फॉर्म में फ्यूचर में काम करना है, तो फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इतना आपको एज नहीं दे पाएंगी। क्योंकि जेन्युइनली ऐसा भी है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके ये भी जाना है कि वो ट्रेनिंग में बहुत फ्रूटफुल काम नहीं कराते, क्योंकि उनको अच्छा। पता है आप शॉर्टर पीरियड के लिए हो। हाँ। तो वो हाँ। आपको थोड़ा मोनोटोनियस काम ही करवाएंगे, तो वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक डिसएडवांटेज है, अगर वो ऐसा हो रहा है तो एक्चुअली। हाँ। राइट। आपके केस में आपको कैसे क्लैरिटी थी कि आपको कॉर्पोरेट में ही काम करना है? जैसे टुडे यू आर वर्किंग एट रिलायंस, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि पार्टनरशिप फर्म में जाना या फिर खुद का फर्म क्रिएट करना? आपके दिमाग में क्या चल रहा था आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम?
मेरे केस में एक ऐसा था कि मैंने, देखो, जेन्यून रीजन बताओ ना, तो मैंने ऐसा देखा था कि सीए फॉर्म में अगर आप सीए के बाद जॉब कर रहे हैं ना, तो आपको इतनी रिस्पेक्ट्स भी नहीं मिलती है, आपको इतना काम भी करवाते हैं और पे भी नहीं मिलता। अच्छा। पहले तो मेरा ऐसा था कि मैं सीए बन जाऊँ ना, तो मैं इतने इंडिपेंडेंट बन जाऊँ कि मैं मेरे सारे एक्सपेंस में खुद पे करूँ, मेरे ड्रीम सारे मैं अपने पैसों से कमाऊँ। तो हम्म। वो एक रीजन था। तो पहले तो मैंने यही चूज किया कि मुझे एकदम से छोटी सीए फॉर्म में तो काम नहीं करना है। नहीं कर। और प्रैक्टिस नहीं करने का तो थोड़ा क्लियर था, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करूँ और मेरी सीए हम्म। फॉर्म हो। हाँ। कॉरपोरेट में ऐसा था कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फ्यूचर में मैं खुद को मैनेजमेंट में देख सकूं, किसी कंपनी का ऐसे सीएफओ वगैरह बनना है तो राइट। कॉरपोरेट मुझे ऐसे एज दे सकता है। तो हम्म। इसके बेस पे मैंने कॉरपोरेट चूज किया था। वेरी नाइस। सो ड्यूरिंग योर सीए आर्टिकलशिप की जर्नी पढ़ाई कैसे मैनेज करी साथ साथ? मैं वैसे मैं बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट थी, बट आर्टिकलशिप में मेरे से नहीं मैनेज होता था। लाइक आफ्टर ऑफिस आवर्स लेक्चर्स देखना इज बिग हाँ। टास्क। हाँ। और मैंने कभी ऐसी ऑफिस या ऐसा वर्क भी चूज नहीं किया था कि मैं जल्दी निकल जाऊं या तो कोई वर्क स्किप करूं। हम्म। वो लर्निंग पे इतना तब था ना कि कुछ नया मिल रहा है ना, तो मैं वो काम ले ही लेती थी। तो उसके वजह से मेरा स्टडी बहुत अफेक्ट हो रहा था। हाँ। बट मैं क्या करती थी कि मैं कई सारे लोगों को बोलती हूँ, बहुत कम लोग वो अप्लाई करते हैं, कि जब आप आर्टिकलशिप में काम कर रहे हो ना, तो आप हाँ। जो भी काम कर रहे हो उसके साथ स्टडी को आप लिंक कर दो। एक अच्छा। मैंने हाँ। डीटी आईडीटी का ऑलमोस्ट सिलेबस मेरे आर्टिकलशिप में बिना मतलब लेक्चर भी स्टार्ट नहीं किए थे, सब लिंक करके मैं डायरेक्ट पढ़ पढ़ के ही अपने आप क्लियर कर लिया था। कि राइट। ऑफिस में आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट का सारा नॉलेज होना ही चाहिए, अपने आपने आप आ प्रैक्टिकली जाएगा। कर हाँ। लिया, हाँ, यस यस। हाँ। तो आप डायरेक्ट पढ़ोगे, कभी कभी लेक्चर्स देख लोगे उसी टाइम पे। तो वो मुझे बेनिफिट हुआ था। बाकी कंसिस्टेंट लेक्चर तो मेरे से भी नहीं हो रहे थे। मैं संडे हम्म। को बहुत स्ट्रेच कर लेती थी, कि संडे लाइक 12 आवर्स में लेक्चर्स देख लेती थी, इतना स्ट्रेच कर लेती थी। वीक डेज में तो बहुत कम देखती थी। और एक कर सकते हैं कि मैंने एक गलती की थी कि कोई भी लेक्चर्स मैंने लाइव नहीं लिए थे। तो अच्छा। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये तो रिकमेंड करूंगी कि आप पे ना लाइव लेक्चर्स ले लीजिए। नहीं, अच्छा अच्छा। पेन ड्राइव में बहुत आप वो डिले करते जाओगे कि नहीं कल देखूंगी परसों हम्म। देखूंगी। हम्म। बहुत सारे लोगों का ये इशू रहता है कि लाइक आर्टिकलशिप कुछ लोग कहते हैं कि जैसे स्टार्ट करो फाइनल की पढ़ाई भी साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए, बट स्टूडेंट्स को एक ये रीजन रहता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे या क्योंकि ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। तो उसमें लाइक आपका कोई पर्टिकुलर शेड्यूल था जैसे कि शाम को इतने आवर्स तो पढ़ना है, जैसे आपने बोला कि संडे को लाइक 10 to 12 आवर्स आप कवर करते थे। तो डू यू थिंक कि आवर्स मैटर करते हैं पढ़ाई के टाइम? तो किस तरीके से एक स्टूडेंट बैलेंस कर सकता है अपनी पढ़ाई को अलोंग विद आर्टिकलशिप, प्रोवाइडेड अगर वो 6-7 बजे तक फ्री हो जाए अपने काम से उसके बाद? हाँ, तो वो एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रह के एक स्केड्यूल बना सकता है कि रोज आफ्टर ऑफिस आवर्स मुझे 1-2 आवर्स तो करना है। मतलब एक लेक्चर तो देख ही लेना है, एक लेक्चर हार्डली 2-3 आवर्स का होता है। तो वो रोज देखना ही है, उस तरह से प्लान कर सकते हैं कि रोज आके कुछ भी हो जाए एक लेक्चर मुझे देखना ही है। और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप थोड़ी आर्टिकलशिप ऐसी चूज करो कि जहाँ पे कम काम हो और आप थोड़े हाँ। फ्री रहो। बट हाँ। मैं जनरली वो प्रीफर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत मैटर करता है कि आपने आर्टिकलशिप में क्या सीखा है फ्यूचर हाँ। में भी। तो आप आके या तो सुबह कर सकते हो, मैं सुबह करना प्रीफर करती हूँ कि जाने से पहले ही आपने पढ़ लिया है ना, तो वहां पे कितना भी आप काम करो तो आओगे तो थकोगे तो सो जाओगे, रात को होगा ना तो वहां का स्ट्रेस लेके आप आ रहे हो साथ में। तो ट्रू। सुबह रोज जाने से पहले 2 आवर्स आप कर ले तो वो इजीली मैनेज हो जाएगा। 2 आवर्स इनफ है रोज के अगर आर्टिकलशिप के साथ। ओके। तो जब आप अपना पढ़ाई कर रहे थे सीए का, सो डिड यू एवर फील कि रैंक के हिसाब से पढ़ाई करनी है, कि ए ऑल इंडिया रैंक चाहिए, उस चीज को दिमाग में रख के पढ़ा? हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मुझे एयर लेना है। हाँ। ऐसे ही था कि ठीक है पढ़ते हैं देखा जाएगा जो होगा। बट जब मैं रीडिंग स्टार्ट किया ना, तब थोड़ा मुझे ऐसा लगा था कि अब तो देखो एग्जाम ही टारगेट है, अब लर्निंग और सब जो करना था वो कर लिया। तब हम्म। मैंने रखा था कि शायद मैं 6-7 आवर्स पढूं तो पास हो जाऊंगी, तो क्यों ना मैं उसको स्ट्रेच करके एयर का टारगेट रखूं ऐसा। तो तब राइट। मुझे था कि एयर लेके आ सकती हूँ, somehow नॉट वर्क आउट, बट तब मैंने ऐसा टारगेट रखा था। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सबको ऐसे एयर का टारगेट रखना ही चाहिए, क्योंकि आज आप देखोगे ना बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप एक मार्क से भी एयर से मिस हुए ना, तो आपके और उसके करियर में स्टार्टिंग में बहुत फर्क पड़ता है, अच्छा। प्लेसमेंट में एंड ऑल। ओके। सो बाद में मतलब तो आप स्किल से हाँ। कुछ भी कर सकते हो, हाँ। पर
सो हैविंग यू सेड दैट कि मतलब एयर से फर्क पड़ता है, तो कमिंग टू आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं? ऑब्वियसली आईसीआई का कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस रहता है, तो उसके हम्म। अलावा क्या आपने कहीं और, मतलब जैसे लोग लिंक्डइन पे या रेफरल्स कनेक्शंस के थ्रू ट्राई करते हैं, तो वो सब मेथड्स आपने ट्राई किए थे या फिर आपने डायरेक्ट आईसीआई के कैंपस प्लेसमेंट के लिए ही वेट किया था? नहीं नहीं, मैंने ऑफ कैंपस बहुत ट्राई किया था, और मैं रिलायंस में भी मेरा ऑफ कैंपस से ही हुआ था। ओके। मैं कनेक्शन से ही ट्राई कर रही थी, लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री में भी मैंने बहुत सारे रेफरेंस लिंक्डइन से, या तो कोई आपके रेफरेंस में कोई है जो वहां पे जॉब हम्म। कर रहा है उसके हम्म। थ्रू करवाया था। और मैं मानती हूँ कि आईसीआई प्लेसमेंट में जाना चाहिए, बट उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जैसे ही आपकी एग्जाम क्रैक हुई, हाँ। आप लिंक्डइन पे सबको मेल लिखना स्टार्ट कर दीजिए, फॉलो करिए जो लोग ऐसे इन्वॉल्व है मतलब जैसे हम्म। मैं अपॉर्चुनिटी आती है ना तो मैं डालती रहती हूँ अपने पेज पे, तो इस तरह के पेज फॉलो करिए, उनको रीच आउट करिए। आपका राइट। फिक्स है कि ये कंपनी में जाने हैं, तो उस कंपनी में जो मिड पोजीशन में, सीनियर लेवल को भी नहीं कीजिए और अभी ज्वाइन किया उससे नहीं, मिड पोजीशन वाले लोगों से कांटेक्ट कीजिए, तो ओके। उससे बेनिफिट मिलता है। लिंक्डइन में बहुत ऐसे लगता है कि लिंक्डइन जॉब के लिए हेल्प नहीं करता, पर मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप सही पर्सन को अप्रोच करते हैं ना, तो ऑफ कोर्स हेल्प मिलता है आपको। हाँ, बिकॉज ऐसा लोगों थोड़ा हाइप बना देते हैं कि लिंक्डइन से नहीं होता, कि बहुत सारे मेल्स भेजे पर कुछ नहीं आया, पर ये मैंने भी देखा था अपने आर्टिकलशिप के टाइम, मैंने भी मेल्स किए थे तो उसका रिस्पॉन्ड आता है। वो डिपेंड करता है हम्म। शायद कि आप किस तरीके से लोगों को रीच आउट कर रहे हैं और लोगों को, सही लोगों को रीच आउट कर भी रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो जब लिंक्डइन पे अगर कोई बच्चा आर्टिकलशिप के लिए ही रेफरल्स कनेक्ट कर रहा है या फिर आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन कर रहा है, तो उसको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? लाइक किसको मैसेज करना चाहिए, या ईमेल्स पे ज्यादा करना चाहिए, या फिर लिंक्डइन पे जो अप्लाई करके जॉब्स आते हैं उससे भी कर सकता है? और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं कनेक्ट करने के लोगों को? वही है कि आपको डीएम में ही रीच आउट करना पड़ेगा। देखो, जो ओके। जॉब में आता है तो वो तो आता ही है, बट उस टाइम पे मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे मैं लिंक्डइन इतना यूज नहीं कर रही थी, तो हम्म। वो मुझे नहीं पता है कि वहाँ जॉब में कितने आर्टिकलशिप के लिए वैकेंसी आती है। हम्म। बट आप जो अभी वहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं उसको रीच आउट कर सकते हो, या तो उसने आर्टिकलशिप वहाँ पे कर ली ऑलरेडी, उसको रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि हाँ। उसको पता है कि वहाँ पे अभी कोई वैकेंसी है या नहीं है। और आप ओके। उसको मतलब उससे अगर वो रिफर ना कर पाए तब भी आप उससे पूछ भी सकते हैं कि किसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्रोच करें कि वो हमें ये बता सके कि वैकेंसी है या नहीं है। ओके। सो आपका आफ्टर क्वालिफिकेशन आपको मतलब जॉब फाइंड करने में कितना टाइम लगा था अप्रोक्स? और बाकी आपको लगता है कि अगर जैसे किसी के अटेम्प्ट्स लगे हों, फर्स्ट से दो अटेम्प्ट्स हैं या तीन अटेम्प्ट्स में क्लियर किया, जो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है उनको कंपैरेटिवली क्या ये डिफरेंस फेस करना पड़ता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको बेटर मतलब एज मिल जाता है ओवर अदर? क्योंकि ये काफी लोग कहते हैं कि अटेम्प्ट्स डू नॉट मैटर, फिर कुछ लोग कहते हैं कि अटेम्प्ट्स एक्चुअली मैटर, इसके लिए। अटेम्प्ट्स मैटर तो करते हैं भैया। एक्चुअली क्या है, ये सब डिमांड सप्लाई का है कि अभी मार्केट्स में सीए बहुत सारे अवेलेबल है। वो फैक्ट को हम नहीं बोल सकते कि एक वैकेंसी है और 1,000 पीपल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? आज मैं एक पोस्ट डालती हूँ कि वैकेंसी है, मेरे एक ही वैकेंसी थी, मेरे पास 100 रिज्यूमे आ गए। अब कोई भी रिक्रूटर है वो शॉर्टलिस्ट कैसे करेगा? तो अटेम्प्ट्स बिल्कुल ही मैटर करते ही है। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अच्छे या नहीं है, ऐसा हाँ, कुछ। हाँ, हाँ। बट लाइक आज बिग ऑर्गेनाइजेशन उसकी वैकेंसी में क्लियरली लिख रहा है कि अप्लाई ओनली इफ यू हैव क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो जो अभी कर रहे हैं उसको तो मैं वही बोलूंगी कि ट्राई करो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, क्योंकि थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के बाद है ना, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। पहले ही वो फिल्टरिंग में ही हटा देंगे कि इसके अटेम्प्ट्स है, तो अटेम्प्ट्स तो बहुत सीए में अभी तो मैटर कर रहे हैं, जो मार्केट की कंडीशन है। अगर नहीं हुआ ना तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, लाइक आपका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने कुछ अदर अचीव किया है, लाइक आप जो है रेगुलर कॉलेज किया आपने, तो वो आपको एज दे सकता है, फिर आप एक अलग ही कैटेगरी में चले जाते हो। बट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बहुत सारी अटेम्प्ट लगी और आर्टिकलशिप में भी कुछ अच्छा ऐसा खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस होगी। बट ग्रेजुअली आप एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो जो आपकी शायद ड्रीम कंपनी भी नहीं है, बट ग्रेजुअली यू कैन प्रूव एंड गेट इनटू द गुड कंपनी। ओके। तो प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग की होती है, इट्स लाइक लाइक पैकेज का डिफरेंस होता है, या फिर किस तरीके हाँ, से और डिफरेंसेस हो सकते हैं बिटवीन अ फर्स्ट अटेम्प्ट और मल्टीपल अटेम्प्ट सीए में?
देखो फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ऐसा होगा कि शायद आपके पास 3 4 कंपनी में ऑप्शन मिलता है, मल्टीपल अच्छा। अटेम्प्ट है तो आपको शायद 2 ही मिले, उसमें से आपको चूज करना पड़े, थोड़ा कम प्रेफरेंस वो हो जाएगा। और पैकेज में भी बिग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है, नॉट मच बट 1 2 lakhs का ओवरऑल। एनुअल पैकेज में 2 lakhs का ऐसा गैप रखते हैं वो लोग कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को इतना और सेकेंड वाले को इतना, ऐसा। ओके। तो वहाँ फर्क पड़ेगा। उसके अलावा लाइक और कोई डिफरेंस करने के बेसिस होते हैं, जैसे अगर किसी ने बिग फोर से आर्टिकलशिप की है और किसी ने मिड साइज से की है, तो क्या वो भी एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है कि नहीं नहीं बिग फोर वाला है तो उसको ही लेना है, मिड साइज वालों को नहीं लेंगे? इज इट समथिंग लाइक दैट ऑल्सो? क्योंकि आईसीआई मतलब कैंपस प्लेसमेंट में एक सीए से मेरी और बात हुई थी, शी सेड कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड ऑल, बट हाँ कहीं कहीं एज देते हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं भी सेम बोलूंगी कि उसमें यही है कि आपको जो रोल में जा रहे हैं उसको उस पे डिपेंड्स है। जैसे आप रिलायंस में अप्लाई कर रहे हो तो शायद वहां पे मैं बोल रही हूँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपका मिड साइज और बिग फोर का, बट आपको वापस बिग फोर में ही जाना है और बिग टेन में ही पोस्ट क्वालिफिकेशन जाना है, तो वो लोग ऑफ कोर्स कंसिडर करेंगे कि जिसने बिग फोर से आर्टिकलशिप किए उसको सेम एक्सपोजर मिले। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जहाँ अप्लाई कर रहे हो वहाँ बिग फोर टाइप का ही कल्चर है, उसको उसी टाइप के कैंडिडेट चाहिए तो वो राइट। ऑफ कोर्स उसको प्रेफरेंस देगा। हम्म। वरना अगर आप प्रूव कर पाओगे ना, एक देखो इंटरव्यू तक का ही गेप है ये सब टेक का, एक बार इंटरव्यू लेना उसमें आपको ही हम्म। प्रूव करना है, आप कुछ भी करके इम्प्रेस कर सकते हो। फिर आपके अटेम्प्ट्स टेक कुछ नहीं मैटर करेंगे, बस एक कॉल आ जाना चाहिए और इंटरव्यू कंडक्ट होना चाहिए। उसके अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था, मतलब जैसे इंटरव्यू में भी डू यू डिड यू अप्लाई, मतलब आपने आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू फिर ट्राई किया था या फिर सिर्फ डायरेक्टली ऑफ कैंपस से हो गया था, तो यू डिड नॉट गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट? मैंने किया था बट बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं दिए थे जब ये रिलायंस का हो गया ना, क्योंकि हाँ। थोड़ा टारगेट क्लियर था मेरा, तो फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं दिए कि भाई यहीं पे जाना है तो फिर क्यों बिना बात के सब जगह इंटरव्यूज देना। हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मतलब जो इनिशियली एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट, जैसे अगर अभी हम देखें तो आई थिंक 1 1.5 साल पहले पोस्ट आई थी जिसमें टीसीएस था शायद, जिसने आईसीएस कैंपस प्लेसमेंट में लाइक काफी कम पैकेज रखा था एक फ्रेशर सीए का, तो जिसपे काफी सारे सीएस ने पोस्ट भी क्रिएट की थी, बाकी चीजें की थी। तो व्हाट इज योर टेक, मतलब आपके हिसाब से एक मिनिमम आइडिया कितना कोई एक फ्रेशर सीए अपने मन में लेके चले कि इतना तो उसको पैकेज मिल सकता है अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो? हाँ 11 12 LPA वो टारगेट कर सकता है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो थोड़ा उसको ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कम दे बट उसको फिर थोड़ा वो हाथ पैर मारने पड़ेंगे, पर इतना इजीली मिल जाएगा। 12 तो मैं बोल रही टारगेट रख ही सकता है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो। ओके, और डिफरेंस क्या होगा अगर एक ऑल इंडिया रैंकर है और एक फर्स्ट अटेम्प्ट सीए है, तो उनके बीच में पैकेज का क्या ऐसा चलता रहेगा? क्या सिर्फ रैंक की वजह से उनका पैकेज डबल होगा? इज इट लाइक दैट? एक रैंक की वजह से उसको, अगर जो देखो मैं सिंपल बोल रही हूँ, अगर कंपनी ने क्या कर दिया है कि मेरा भी इंटरव्यू लिया उसका भी इंटरव्यू लिया, दोनों का क्रैक हो गया ना, तो वो दोनों का इंटरव्यू क्रैक हो गया, स्टिल वो मुझे जो पैकेज देगा और उसको पैकेज देगा वो डिफरेंस ही होगा। उसने क्राइटेरिया ही सेट कर दिए क्योंकि ऑल इंडिया रैंक को हम इतना पैकेज देते। कई सारी कंपनी तो ऐसी है कि जो सिर्फ एयर को ही प्रेफरेंस देती है तो वहां तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट जो कई सारी कंपनियां दोनों को लेती है थोड़ा रोल्स डिफरेंस होते हैं, उसको थोड़ा हायर पोजीशन वाला रोल मिलता है। और हम्म। पैकेज में भी लाइक आज मैं 11 12 फर्स्ट अटेम्प्ट का बोल रही हूँ ना एवरेज, तो उनका 18 20 उसको मिल जाएगा अगर उसका एयर है डिफरेंस है। तो इतना गैप है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एयर टारगेट करो, पहले ही पैकेज में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाद में तो देखो दोनों वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला उससे भी आगे बढ़ सकता है अपने स्किल सेट से, तो हाँ। ये सब हाँ। क्या है फर्स्ट प्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है, उसके बाद तो सब चेंज हो सकता है। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि सीए फाइनल निकाल लेने के बाद लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट जॉब लगने के बिल्कुल। बाद लाइफ सेट है मे बी। अरे कहीं पर भी लाइफ सेट नहीं है, अभी आप कहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं ना उस पे डिपेंड है कि आप कोई जॉब लगी आप सेटिस्फाई हो, ठीक है मजे कर रहे हैं तो आपकी लाइफ सेट है, बट आप चाहते हो नहीं मुझे तो अभी नेक्स्ट ये चाहिए, तो फिर हाँ। वापस वही आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। ओके। और उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट यू, तो आपका लिंक्डइन पे भी अच्छा खासा लाइक कम्युनिटी क्रिएटेड है स्टूडेंट्स की, एंड आप मेंटरशिप वगैरह भी प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स को, सो व्हेन डिड यू स्टार्ट विद दिस कि लिंक्डइन पे भी कंटेंट लिखना है, एंड हाउ डज इट हेल्प यू टुडे?
लिंक्डइन तो मैं बोलूँ ना कि मैंने सीए बनने के बाद भी बहुत कम यूज कर रही थी, सिर्फ प्रोफाइल बनाया था बट बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रही थी। हम्म। उसमें ऐसा हुआ था कि एक बार शायद मैं भूल रही, एक दो साल, एक आध साल पहले की बात है, जब सीए फाइनल का एग्जाम फॉर्म है ना, वो हाँ। क्लोज हो गए थे और कई सारे स्टूडेंट के वो फॉर्म फिल करना मिस हो गया था। ओके। और मेरे कॉन्टेक्ट में, मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल कॉन्टेक्ट में थे ना, उसका भी फॉर्म मिस हो गया। और उस टाइम पे तो 6 महीने में एग्जाम आती थी, मतलब लाइक सोचो कि हाँ। आपने सब कुछ टारगेट कर लिया कि मैं अब सीए बन जाऊंगी, और आपका फाइनल का फॉर्म ही मिस हो गया। कैसे मिस हुआ वो अलग चीज है, बट आपका मिस हो गया। तो आप पहले ही इतना, मतलब उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे कि अब तो मैं 6 महीने तक एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा। हम्म। तो मैंने सोचा थोड़ा कि मतलब इसका कुछ किया जाए, मतलब कि हम क्या किसी को हाँ। रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप फॉर्म ओपन करें। हम्म। तो मुझे ग्रुप की लिंक आई जिसमें 100 प्लस और उससे भी ज्यादा, मतलब 1000 जैसे स्टूडेंट हो गए जिसके फॉर्म मिस हो गए हैं, ऐसा मुझे उस ग्रुप के थ्रू पता चला। और ग्रुप में तो 100 200 पीपल थे। तो हाँ। मैंने भी वो ग्रुप ज्वाइन किया। उस ग्रुप में हम सब कैंपेन ऐसे चला रहे थे कि सब सोशल मीडिया पे डालना है रोज इतने बजे कि आईसीआई प्लीज रीओपन द फॉर्म। ओके। और उसके चक्कर में मैंने प्रेसिडेंट के भी, मुझे वहां से नंबर मिल गए आईसीआई के, तो मैंने उसको व्हाट्सअप मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, थोड़ी स्टूडेंट की गलती है, थोड़ी आईसीआई की गलती है, क्योंकि टेक्निकल भी ग्लिच थे पोर्टल ओके। में। ओके। हाँ। और सर ने मुझे आंसर भी दिया और हमारा थोड़ा बात भी चला। हम्म। और मैंने फिर वही सेम लिंक्डइन पे भी डाल दिया कि आईसीआई को ये रिक्वेस्ट है। और उस टाइम पे मेरे शायद कुछ थाउजेंड्स कनेक्शन हो गए, और वो पोस्ट के बाद 3000 कनेक्शन अचानक से। मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है, मतलब सब हाँ। लाइक कर रहे हैं मुझे, इतने सारे डीएम मैंने कभी देखे भी नहीं था कि लिंक्डइन में इतना सारे रीच मिलते हैं। हम्म। तो और फॉर्म फॉर्चुनेटली ओपन भी रीओपन कर दिया, मतलब वाह। आईसीआई की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। हम हाँ। लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, वो मैं अकेली नहीं थी, बट हम लोगों के एफर्ट्स वर्क कर गए। तो हम्म। उस दिन मैंने सोचा कि यार ये लिंक्डइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको कुछ भी चेंज करवाना है आप अगर यहाँ से करवा सकते हो। तो हम्म। तब से मैंने सोचा कि अब तो मैं लिंक्डइन बहुत यूज करूंगी। तो हम्म। मैंने स्टार्टिंग से ही, अगर आप मेरी पोस्ट देखते हो तो बहुत हम्म। कम पोस्ट होती है जो ऐसी होती है जो अच्छी लिखी ऐसे थी। ही डालती है, वरना हाँ। मैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड ही डालती हूँ कि ये चेंज करना चाहिए, ये सही नहीं है, वो है ऐसा। हाँ। हाँ। तो बस वही रीजन था लिंक्डइन स्टार्ट करने का। सो डू यू थिंक कि लिंक्डइन एक एज देता है, मतलब लाइक अगर आप कंपेयर करें दो बच्चों को या दो आर्टिकल्स को, या ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ, जैसे सीए जर्नी इज ऑफन टोल्ड कि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टडीज, स्टडीज का प्रेशर होता है, बच्चे और कुछ कर नहीं पा रहे, बट उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, चाहे लिंक्डइन पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, या यूट्यूब पे भी कर रहे हो। तो डू यू थिंक कि उससे उनको एक बेटर एज मिल जाता है, या उनकी पर्सनालिटी बेटर हो जाती है? आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब लिंक्डइन ने आपकी पर्सनालिटी में कोई डिफरेंस लाया हो, जो अदरवाइज एक इंसान जो लिंक्डइन नहीं यूज कर रहा है और आप यूज कर रहे हो और आप इतने एक्टिव हो, तो उससे कोई डिफरेंस आता है पर्सनालिटी में एक्चुअली? हाँ, यस। अभी मैं मेरा बोलो, आप है तो आप भी स्टडी के साथ लिंक्डइन हाँ। मैनेज करते हो, तो आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ जाते हैं, कई सारे Yes. कनेक्शन जो फ्रेंड्स बन जाते हैं। और हम्म। सीखने को भी मिलता है। मैं जैसे, मैं सीए करते हैं ना, तो क्या रहता है कि अभी मैंने तो रेगुलर कॉलेज भी नहीं की, तो हमको सिर्फ सीए के बारे में पता है, मार्केट्स में क्या चल रहा है और फील्ड में क्या है, उनके थॉट्स क्या है। तो मैं लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स में आई हूँ। फिर मैंने, हम्म। कोई आईबी में जॉब कर रहा है तो वहां पे क्या वर्क कल्चर होता है, या तो कोई, मैं सब मतलब अननोन पर्सन से बातें कर करके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है लिंक्डइन से। हम्म। और वहां थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी रहता है कि आप लिंक्डइन पे किसी को रीच आउट करते हो तो प्रोफेशनली करोगे, तो लाइक सब रिप्लाई भी देते हैं। आज आज आप मानो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर मैनेजर है, वो आपको क्यों, मतलब सीनियर पोजीशन पे, वो आपको क्यों हम्म। रिप्लाई देगा? पर लिंक्डइन पे वो इजीली आप उसको भी रीच आउट करते हो। और मैंने कई सारे लोगों से बात की है, तो मुझे तो हम्म। लग रहा है कि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो ना, तो हम्म। लिंक्डइन यूज करना ही चाहिए। और ओके। अगर आप ऐसे ही प्रोफाइल बना दोगे ना, तो आपकी कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम्म। अगर आप अपडेटेड रहोगे, वहां पे डालते रहोगे, तो आप कनेक्ट आपकी सब कनेक्शन रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बातों पे भी लोग ट्रस्ट करेंगे, एक एक नेटवर्किंग बन जाता क्रेडिबिलिटी। है। हाँ। हाँ। तो ड्यूरिंग सीए प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं, वो आई एम नॉट राइट पर्सन, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया कुछ यूज नहीं कर, मेरा तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं था ड्यूरिंग सीए।
हम्म। बट आफ्टर सीए तो लिंक्डइन यूज करना ही चाहिए सबको। ओके। तो लिंक्डइन पे इट्स लाइक कि कंटेंट क्रिएटर ही, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको रहता है कि अगर कंटेंट डालोगे डेली तभी आपका नेटवर्क बनेगा या तभी आपको लोग जानेंगे। तो इज इट, जैसे आपने बताया कि आप हमेशा कंटेंट नहीं डालते हो, आप लोगों के हेल्प रिलेटेड, मैंने जैसे देखा है रिपोस्ट भी करते हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव मिलता है। तो डू यू थिंक कि जो कंटेंट लिखता है सिर्फ उसी को रीच मिलती है, या उसी को ज्यादा कम्युनिटी बेटर बनती है, या फिर विदाउट राइटिंग कंटेंट भी ऐसे कोई तरीके हैं जिसपे आप लिंक्डइन से कुछ बेनिफिट ले सकते हो, कंटेंट डेली डेली ना डालकर, उसके अलावा? नहीं, डेली डालने की जरूरत नहीं है। डेली तो ठीक है, आपको अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। बट अगर पर्पस यही है कि लोगों से रीच आउट करना है, लर्निंग है, तो फिर आप जब आपको ठीक लगे, आपके थॉट्स कोई भी चल रहा है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, उसमें आपके थॉट्स अपने रखोगे, तो लोगों को हम्म। लगेगा हाँ ये कुछ न्यू इंसाइट है, इसको कुछ न्यू पता है जो सब लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ऐसा। तो हाँ। वो हेल्प करेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप रोज पोस्ट डालो। हम्म। मैंने थोड़ा अभी रोज रेगुलर किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस डायरेक्शन में भी मैं जा सकती हूँ, इसलिए। बट प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए रोज पोस्ट डालना जरूरी नहीं है। बट हम्म। आपको अपने व्यूज देने हैं, सिर्फ आप कुछ कहीं का कॉपी पेस्ट करके डालोगे। जैसे आप है तो आपकी पोस्ट में पढ़ती हूँ तो बहुत जेन्यून कंटेंट आप डालते हो। हम्म। ऐसा नहीं कुछ बड़ी बड़ी बातें कर देना जो हम्म। नॉर्मल पीपल भी कनेक्ट कर पाए। तो हाँ। वो ऐसा कंटेंट डालने से आपको क्या हेल्प मिलेगी, लोग आएंगे आपके पास, ऐसा। हाँ। मैंने जो लिंक्डइन स्टार्ट किया था, मुझे लगता है जब मेरा एसआरसीसी में इंटरव्यू का प्रोसेस था, तो मैं इंटरव्यू दे के ही लौटी थी। तो उस समय मुझे काफी सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे थे, मैंने कहा कि चलो इस पे एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैंने बस ऐसे रैंडमली डाले थे, फिर दो तीन पोस्ट जब डालने लगा, मुझे लगता है एक दो हफ्ते के बाद फिर मेरे फॉलोवर्स भी, पहले तो लाइक आपके तो फिर भी 1000 थे, मेरे इनिशियली 1000 भी नहीं थे, इट वाज लाइक 200 300 थे जब मैंने स्टार्ट किया था लिंक्डइन पे कंटेंट डालना। वो इसलिए नहीं कि लोग फॉलोवर्स आए या ये कुछ, वो इट वाज जस्ट लाइक एक पर्सनल, लोग बेसिकली जब मैं उन पोस्ट को बाद में पढूं तो मुझे अच्छा फील हो, अपने हाँ, उस पर्पज से एग्जैक्टली। मैंने डाले थे। और फिर धीरे धीरे लोग रिलेट करने लगे एंड ऐसे ही नेटवर्क बनता चला गया। एंड आई गॉट टू फिर उसके बाद मैंने अपना यूट्यूबिंग भी स्टार्ट की। फिर लिंक्डइन ही एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, मतलब लाइक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बना, चाहे आपसे कनेक्ट करना हो या पिछले जितने भी मैंने लोगों का पॉडकास्ट है सबको मैंने थ्रू लिंक्डइन ही अप्रोच किया। तो हाँ, हाँ, लिंक्डइन के बेनिफिट्स तो काफी ज्यादा हैं, और वो वही लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअली उस पे प्रोडक्टिवली खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदर देन दैट, बिकॉज मुझे लगता है टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहेगा, तो एक फाइनल एडवाइस जो आप सीए स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, फैकल्टीज जो आपने यूज करी थी अपने पढ़ाई के टाइम, कोई पढ़ाई रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो बच्चे फॉलो कर सकते हैं पर सब्जेक्ट, जो उनके लिए काम आ जाए। जैसे कुछ लोग का होता है कि एक ग्रुप निकल गया, दूसरा ग्रुप नहीं निकला, बहुत टाइम से उसी में अटके हुए हैं, तो पर सब्जेक्ट वो किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं? ओके। फैकल्टीज वाला क्वेश्चन तो अभी 3 साल हो गए तो बहुत अपडेट हो गई है, तो हाँ। वो मैं नहीं राइट पर्सन होगी कि मैं अपने फैकल्टीज बताऊं। हाँ। सब्जेक्ट वाइज मैं बता सकती हूँ। राइट। जैसे ऑडिट है तो ऑडिट में आप बस राइटिंग कीजिए, सिर्फ पढ़ने से ऑडिट नहीं होगा। लाइक मेरे 67 मार्क्स थे ऑडिट में, वाह। तो मैं बोलूंगी कि मैंने लिख लिख के ही पूरा ऑडिट किया है। तो हाँ। और डेली मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कि ऑडिट मेरे सब्जेक्ट डेली रीडिंग में होना ही चाहिए। लाइक आप हाँ। बोलोगे 15 दिन ऑडिट कर लिया, 15 दिन डीटी आईडिट, ऐसे नहीं, रोज ऑडिट कीजिए। रोज 2 घंटा ऑडिट को दे ही दीजिए। आपको पता ही है कि वो सब्जेक्ट अगर आपको फेल करवा सकता है, तो उसको पहले से ही अपने स्केड्यूल में रखिए। हाँ। और एफआर में मैं बोलूंगी स्टडी मटेरियल के सम्स को फॉलो कीजिए, इजीली एग्जाम्सन आ जाएगा, इतनी अटेम्प्ट्स का ऑब्जर्वेशन है। एएफएम में कंसेप्ट क्लैरिटी हेल्प करेंगे। डायरेक्ट टेक्स्ट इनडायरेक्ट टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं कि कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए, उसमें भी आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप कर हम्म। सकते हो। बाकी तो आईबीएस है जो हमारे टाइम था, नहीं हमारे टाइम ओनली सब्जेक्ट था, तो वो नहीं है। बस हाँ। तो बाकी यही है कि सब स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो। ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड माइंड रखना है, आप एंजॉय भी करो, सब्जेक्ट को एंजॉय करो। क्योंकि हाँ। आपको पढ़ना तो क्लियर ही है, सीए कर रहे हैं हम्म। तो मतलब पढ़ना ही है। तो हाँ। आप एग्जाम को माइंड में ना रखो, सारे सब्जेक्ट्स को, स्टडी फेज को एंजॉय कीजिए। हम्म। और आज 3 साल हो गए ना, मैं अभी भी बोलूँ ना कि अब तक के मेरा बेस्ट पार्ट होगा ना, तो वो सीए जब बनी ना तब तक का पार्ट बेस्ट था। अच्छा। आफ्टर सीए लाइफ सेट है वो तो मिथ है, आप भूल ही जाओ। हम्म। जब तक सीए नहीं बनी थी ना तब तक इससे भी ज्यादा मजा आता था मुझे, जो हम्म। अब मेरी लाइफ है। अभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, तब सिर्फ था हम्म। कि पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना है ऐसा।
हाँ, पर तब वही चीज ज्यादा लगती है ना, ये जब पढ़ाई ही करनी है। हाँ। अभी इनिशियली जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरा ये फॉर्मेट था, मतलब मुझे ये शुरू से रहता है, पता नहीं क्यों मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और फिर ऑडिट का ज्यादा लग रहा था कि यार ऑडिट में कैसे तो बस हो जाए, वो चीज रहती है। पर एमसीक्यूज का मुझे पता है कि एमसीक्यूज मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जब ऑडिट का है, पर वो जो लिखने पे आता है उसमें कीवर्ड्स होते हैं और काफी सारी चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से वो चीज आती है। तो इनिशियली मैं भी ये सोच रही थी, जितना लोगों से मेरी बात हुई थी, जैसे आप आई थिंक फर्स्ट पर्सन होगे जो ये कह रहे हो कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। वरना जितनों से मैंने बात की है एवरीबडी इज लाइक ग्रुप वन में दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स अगर हैं तो एक अगर ठीक भी है तो दो को स्ट्रॉन्ग कर लो, तो ऑटोमेटिकली आप एग्रीगेट बन जाता है समथिंग। तो मेरा वही पर्सपेक्टिव था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं भी अचानक से सोच रही थी कि आखिर जब हम टेंथ और ट्वेल्थ में होते हैं, मतलब नॉट कंपेयरिंग उससे, बट हम टेंथ ट्वेल्थ में ये तो नहीं सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट को ज्यादा करेंगे तो बोर्ड्स में ज्यादा मार्क्स आएंगे, हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देने की सोचते हैं, राइट। तो मैंने फिर उसी तरीके से सोचा, तो अभी मैं ऑडिट ही पढ़ रही हूँ रिसेंटली। और ऑडिट मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं पसंद, तो ऑडिट रिलेटेड मतलब जैसे आपने बोला राइटिंग प्रैक्टिस, तो राइटिंग प्रैक्टिस मतलब में क्या कर सकते हैं, इट्स लाइक एक टॉपिक में पढूं एक पूरा ऐसे उसको पूरा लिखूं, इज दैट व्हाट यू मीन, या नहीं कीवर्ड नहीं। से प्रैक्टिस करूं, कैसे? हाँ नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखने हैं, पूरा तो आप लिखोगे तो सिलेबस ही नहीं खत्म होगा, बट आप कीवर्ड्स उस टॉपिक के लिख लीजिए। आपने पढ़ लिया, अब आप बुक बंद कीजिए और कीवर्ड्स याद कर करके लिखिए। इसका मतलब क्यों कि रिटेन हुआ है, सिर्फ पढ़ा नहीं है। और ये हम्म मेथड से आप 3-4 घंटे ऑडिट नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपको लिखना पड़ रहा है ना तो आप थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम है ना तो रोज आप 1-2 घंटा ऑडिट कीजिए। ओके। ऑडिट मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि आप ऐसा कीजिए कि ऑडिट एक वीक मैंने टारगेट किया, ऑडिट कंप्लीट हुआ, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हूँ। दूसरा हम्म। सब्जेक्ट साथ में रखिए और डेली ऑडिट 2-3 घंटा कीजिए। मेरे केस में इंटर और फाइनल दोनों में यही वर्कआउट हुआ था कि ऑडिट रोज करना है और लिखना है, कंपलसरी लिखना है। ये चीज मैं भी अपने ध्यान में रखूंगी, क्योंकि मैं भी ऑडिट ऑलमोस्ट पढ़ रही हूँ, पर मेरा क्या रहता है कि जो मुझे डिफिकल्टी होती है, जैसे मेरा क्या है, मैं रिटेन करने के लिए बुक बंद कर देती हूँ, फिर अपने माइंड में उसको पढ़ती हूँ कि इसमें ये था, हम्म। और जिन टॉपिक्स में फिर मुझे दिक्कत आती है फिर उनको मैं लिख लेती हूँ, जैसे कि वो हम्म। थोड़ा सा रिटेन रहेगा। बट ये काफी लाइक अच्छी मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी तो अभी तो मेरे अटेम्प्ट को टाइम है। एंड हाउ इज लाइक योर जॉब लाइफ गोइंग ऑन, क्या डिफरेंस हो गए लोगों के, मतलब लाइक आपने बोला ना कि स्टडी पार्ट ज्यादा अच्छा था इसके कंपैरिजन में, बट एक सीए बनने के बाद तो रिस्पेक्ट तो मिलती ही है, उसके अलावा भी काफी चेंजेस होते होंगे। हम्म इसमें ऐसा है कि देखो, सीए बने ना तब तक क्या है कि आपको खुद से ही आगे, मतलब कल तक मुझे इतना आता था, आज मैं ये सीख गई, मतलब खुद को ही इम्प्रूव करते रहना। अब जब आप जॉब आए ना, आप हम्म इतने सारे लोगों से डील कर रहे हैं, तो आपको वो भी सीखना है कि कैसे डील करवाना है। आप जब मेरे से आज दूसरे, मतलब नॉन सीए लोगों से भी मुझे डील करना पड़ता है जॉब में, तो उससे कैसे मैं डिटेल्स निकलवानी है, कैसे कम्युनिकेशन करना है। थोड़ा ऑफिस कल्चर में पॉलिटिक्स वगैरह भी रहता है। आपको आगे आना है तो आपको हर टाइम प्रूव करना पड़ रहा है। उसमें क्या था कि सिर्फ एग्जाम ही क्रैक करनी थी, जो मैं खुद हम्म। को इम्प्रूव करके कर सकती थी। यहाँ ये पे अच्छी बात है। आपको सामने वाले पर्सन को कन्विंस करना है कि हाँ, यस आई डिजर्व दिस, आई वांट दिस सम। तो हम्म वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप रियल वर्ल्ड में वर्क कर रहे हो, और हम्म अगर आप अपडेटेड नहीं रहे हो, कुछ स्किल डेवलप नहीं कर रहे, बस स्टक हो गए एक ही जॉब में, तो हम्म। भी आप देखोगे ना कि 3 साल में जो स्टक हो गया है और जो खुद को कुछ ना कुछ और भी साथ में कर रहा है, उसमें भी हाँ। डिफरेंस दिखने लगता है। राइट। ओवरऑल मैं बोलूंगी कि लाइक मुझे काफी मजा आया बातचीत करके एंड आपके पर्सनल इंसाइट्स लेके, एंड आई थिंक कि जो भी ये वीडियो देखेगा उनको कुछ नया ही पता चलेगा, अदर देन जो नॉर्मल कंटेंट उन्हें पता चलता है। अदर देन दैट, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट टू कम फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप कि लोग इसको बहुत सारा प्यार दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।